Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आइए साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र मौर्य काल विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आता है। कौटिल्य को चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और दांत को खंडित करने के लिए इन्हें खटदंत के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रचलित नाम आप विशेष रूप से आचार्य चाणक्य और कौटिल्य ही सुनते हैं। खैर, हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक यह ग्रंथ 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों यानी कि 15 भाग और 180 अध्याय में बटा हुआ है। इसमें 6000 श्लोक हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में तो बात कही गई है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा राजनीतिक सिस्टम पर बात कही गई है, तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था पर बात की गई है। तो अगर कभी प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र में सबसे अधिक किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा है, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खैर, उसकी व्याख्या आगे हम करेंगे। इस ग्रंथ से न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था, ठीक ये बात इस लाइन में अभिव्यक्त होती है कि न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था बल्कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त हुई। विद्वानों को इस ग्रंथ का ज्ञान 1909 ईस्वी में हुआ। यद्यपि यह ग्रंथ मूल रूप से कौटिल्य द्वारा लिखा गया, परंतु इसका अंतिम संकलन संभवतः दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ। अर्थशास्त्र से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र में दास प्रथा और दास मुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमों को सूत्रबद्ध किया गया है। अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में अर्थ संबंधी विषयों का विशद विवेचन है, जैसे कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सिंचाई, मुद्रा ढलाई इत्यादि। अर्थशास्त्र के 5वें अधिकरण में राजा द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों और उसके वेतन की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र और सेना ये प्रमुख हैं, जिनमें राजा सबसे प्रमुख माना जाता है। इसी को आप देखेंगे सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और कई बार ये प्रश्न परीक्षा में बना हुआ है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की परिचर्चा करें। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत एक राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो एक राज्य के निर्माण में कौटिल्य ने कहा कि इन प्रमुख तत्वों का होना जरूरी है। एक राज्य तभी प्रकाश में आ सकता है जब राजा हो, अमात्य हो, कोष हो, दुर्ग हो, जनपद, मित्र और सेना। इसकी व्याख्या मैं ऐसे कर दूं कि एक राज्य जिसमें एक क्षेत्र का होना जरूरी है, जहां पर जनपद का उल्लेख किया जा सकता है। राज्य में किला होना जरूरी है, यानी कि दुर्ग। राज्य के पास मुद्रा होना जरूरी है, यानी कि कोष। राज्य के सैनिक, अमात्य, बड़े अधिकारी हों, यानी कि अमात्य। राज्य में सेनाओं का समूह हो, यानी कि सेना। राज्य के मित्र भी हों, यानी कि मित्र। और राजा तो होना ही चाहिए। इन्हीं 7 तत्वों से मिलकर के आप देखेंगे एक राज्य की संकल्पना होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजशासन कानून के अन्य स्रोतों धर्म, व्यवहार और चरित्र से ऊपर था। अर्थशास्त्र भी नगर प्रशासन का उल्लेख करता है, लेकिन यह बोर्ड और नगर समितियों का जिक्र नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। उदरदास, दंड, प्रणीत, ध्वजाहुत, गृहजात, दयागत, लब्ध, कृत, आत्मविक्रयी एवं अहितक। स्त्री दासों के रूप में धातु, औपचारिका और परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया, परंतु सती प्रथा का उल्लेख कौटिल्य नहीं करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि कृषक अपने बीज, बैल और हथियार लाए तो उपज के 1/2 भाग का अधिकारी होता है, लेकिन यदि कृषि उपकरण राज्य द्वारा दिए जाएंगे तब 1/4 या फिर 1/3 अंश का वह भागीदार होता है। अर्थशास्त्र से दुर्भिक्षों एवं राज्य द्वारा किए जाने वाले लोकोपयोगी कार्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर प्रणाली का विशद वर्णन किया गया है। इसमें वर्णित चीन पट्ट से पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र से न्याय संहिता के स्रोत, सेना, वर्ण संकर, धर्म, व्यापारिक केंद्रों, व्यापारिक मार्गों, विशेष करके उत्तरापथ,
दक्षिणापद का भी पता चलता है।